जोधपुर के एक व्यस्त चौराहे पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। गाड़ियों की लंबी जाम लगी हुई थी, लेकिन उसकी कोई परवाह किए बिना एक लड़की चौराहे पर खड़ी एक रोल्स रॉयस के शीशे को हॉकी स्टिक से चकनाचूर कर रही थी। लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी बाहर झांकती आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो गुस्से में बड़बड़ाई, "अपनी औकात दिखाता है मेरे सामने? मैं भी देखती हूँ कि कितना बड़ा रईस है।" वहीं कुछ दूर आगे एक दूसरे रोल्स रॉयस में बैठा एक लड़का ये सब बैक मिरर से देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने अपने दोस्त शुभम की तरफ देखकर बोला, "दूसरी गाड़ी भिजवा।" शुभम हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, "राज, ये सब क्यों? जाने देते हैं ना आप, बहुत हो गया। एक गाड़ी वो पहले ही तोड़ चुकी है, दूसरी तोड़ रही है।" वो लड़का बोला, "मुझे किसी का गुस्सा पसंद नहीं है, लेकिन इस लड़की का गुस्सा पसंद आने लगा है। इसकी आंखों में वो जिद नजर आ रही है जो मुझ में है। मुझे इसकी हद देखनी है।" शुभम कुछ नहीं बोल पाया और उसके पीछे खड़े काफिले की तीसरी गाड़ी को चौराहे पर जाने का ऑर्डर दिया। उस गाड़ी से भी लोग नीचे उतरे और खाली गाड़ी को वहां ले जाया गया। अपने सामने एक और गाड़ी देखकर वो लड़की भड़क गई और उसे भी हॉकी स्टिक से चकनाचूर करने लगी। लेकिन वो लड़की ऐसा क्यों कर रही थी और क्या है उस लड़की और लड़के के बीच का टशन? ये जानने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा। राजस्थान के जोधपुर ज़िले की एक छोटी सी तहसील है बिलाड़ा। यहाँ एक डबल मंजिल घर में सामानों की पैकिंग हो रही थी। घर के मुखिया विक्रम पुरोहित जी की पत्नी दीपिका हॉल में आती हुई बोली, "लगभग सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन आपकी लाडली उदास है। कह रही है कि बिलाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाना है।" विक्रम जी बोले, "छोड़ना तो हम भी नहीं चाहते, लेकिन क्या कर सकते हैं? हमारा ट्रांसफ़र हुआ है जोधपुर, तो जाना ही होगा।" दीपिका चिंतित होकर बोली, "सुनिए ना, जोधपुर तो बहुत बड़ा शहर है। ऐसे में अपनी बच्ची को लेकर वहाँ रहना सुरक्षित नहीं होगा। बच्ची बहुत सुंदर है हमारी, ऐसे में किसी की भी बुरी नज़र पड़ सकती है।" विक्रम जी बोले, "दीपी, हमारी बच्ची समझदार है, उसकी चिंता मत करो। वैसे भी कौन है जोधपुर में जो हमारी बच्ची का ही इंतज़ार कर रहा होगा। अच्छे से पैकिंग करो, हमें शाम को ही जोधपुर के लिए निकलना है। सुनो, मुझे कुछ पेपर्स कलेक्ट करने हैं, तो तुम अपनी गाड़ी से निकल जाना। मैं शेयरिंग से आ जाऊंगा। अच्छी सोसाइटी में घर मिल गया है और सोसाइटी सेक्रेटरी बोला है आज ही शिफ्ट करने को, तो तुम दोनों को अकेले ही निकलना होगा।" वहीं घर के गार्डन में रंग बिरंगे फूलों के सामने एक सुंदर कन्या खड़ी थी, जिसकी झील सी गहरी आंखों में पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके पतले रसीले होठों की मुस्कान गायब थी। अपनी बच्ची को देखकर दीपिका जी खुद से बोली, "कुछ समय बाद ये 17 साल की हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसका मासिक धर्म भी शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर्स के पास भी इसका जवाब नहीं है। पता नहीं क्या भविष्य होगा इसका।" इतना कहकर दीपिका जी उसके पास आई और प्रेम से बोली, "श्वारणी।" श्वारणी भले ही 16 वर्ष की थी, लेकिन उसका शरीर 20-22 साल की लड़की जैसा दिखता था। ऊपर से हाइट भी अच्छी खासी थी, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और हसीन दिखती थी। इसी बात से उसके माता पिता डरते थे। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर श्वारणी ने उनकी तरफ पलट कर देखा। दीपिका जी ने तुरंत श्वारणी के लंबे बालों का जूड़ा बना दिया और बोली, "खुले बाल मत करो और कहीं बाहर जाएं तब तो बिल्कुल भी नहीं। चेहरे को भी ढक कर रखना।" अपनी माँ की बात सुनकर वो मीठी आवाज़ में बोली, "जो अतीत में हुआ था उसे अब भूल जाइए। ऐसे कई लड़के आते जाते रहते हैं, लेकिन सच कहें तो हमें जोधपुर नहीं जाना है।" उसका इतना ही कहना था कि गार्डन में आता हुआ उसका 9-10 साल का छोटा भाई शौर्य उसे छेड़ते हुए बोला, "क्यों? जोधपुर तुम्हारा ससुराल है क्या दीदी, जहाँ कोई हैंडसम और डैशिंग लड़का तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा?" शौर्य की बात सुनकर श्वारणी उसे घूरते हुए बोली, "आज ये बचेगा नहीं हमसे।" इतना कहते ही श्वारणी शौर्य के पीछे भागने लगी और दोनों भाई बहन का हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर बाद थक कर श्वारणी एक सोफे पर बैठी तो शौर्य बोला, "दीदी, अगर प्यास लगी हो तो पीछे पानी रखा है ग्लास में, पी लो।" श्वारणी ने बिना कुछ सोचे समझे ग्लास उठाया और सारा पानी पी गई। ये देखकर शौर्य मन ही मन खुश होता हुआ बोला,
मैंने तो इसमें नींद की गोली मिलाई थी। अब दीदी गाड़ी में नींद पूरा करेंगी और मैं मम्मा के मोबाइल में गेम खेलूंगा। वहीं दीपिका जी अपने बेटे को देखते हुए मन में बोली, हे शिव जी, जोधपुर में हम चारों शांति से रहें। वहाँ कोई ऐसा इंसान ना हो जिसका मुकाबला हम नहीं कर पाए। दीपिका जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वे इस बात से अनजान थी कि जोधपुर शहर में ही उन सब की ज़िंदगी में आने वाले तूफान की एंट्री होने वाली थी। कुछ ही देर में दीपिका जी श्वारणी और शौर्य के साथ जोधपुर के लिए निकल गई। वहीं कुछ समय बाद जोधपुर के महाराजा सूरजमल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ। उसका दरवाज़ा खोला गया तो उसमें से सबसे पहले दो बॉडीगार्ड्स बाहर आए और दोनों दिशाओं में खड़े हो गए। तभी एक बेहद आकर्षक और शानदार व्यक्तित्व का इंसान अपने हाथ को डरावने तरीके से मोड़ते हुए जेट से बाहर आया और एटीट्यूड से नीचे उतरने लगा। उसने डार्क ब्लैक जीन्स, ब्लैक हुडी, चेहरे पर काला मास्क, चश्मा और सर पर कैप लगाए अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ना शुरू किया। उसके पीछे उसका दोस्त शुभम राठौड़ भी उतरा। आज 1 साल बाद उस शख्स ने जोधपुर की भूमि पर अपने कदम रखे थे। उसका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली तो उसके हाथों की नसें फूलने लगी। जोधपुर की हवाएं अब किसी अजनबी का एहसास करवा रही थी, जो जोधपुर में आ चुका था, जिसकी मौजूदगी ज़रूर कुछ तूफ़ानी और जुनूनी करवाने वाली थी इस शख्स से। शुभम उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, राजे, सीधे घर ही जाना है आपने पुराने अड्डे पर। आगे चलते हुए उस शख्स ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझकर शुभम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपने राजे के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों बॉडीगार्ड्स बड़ी चालाकी और सावधानी से उस शख्स के इर्द गिर्द चलने लगे। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसके लिए एक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी थी। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तभी पीछे एक दो रिपोर्टर्स की आवाज़ आई, ये ये तो मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी है। ओ माय गॉड! रिपोर्टर उस तक पहुंचते इससे पहले ही विग्रहराज वहां से चला गया। रिपोर्टर तो देखते ही रह गए और बोले, इस बंदे को कोई समझ नहीं सकता। इतने जिद्दी और जुनूनी है कि क्या ही बताऊं। मात्र 25 वर्ष की उम्र में एक जाना पहचाना नाम है बिजनेस फील्ड में इनका। मेरा एक ही सपना है कि मैं एक बार इस जिद्दी और जुनूनी इंसान का इंटरव्यू लूं। वहीं एयरपोर्ट से निकलकर विग्रहराज की काली रोल्स रॉयस शहर की चौड़ी सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी। पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे थे। 1 साल बाद जोधपुर की हवा में लौटकर विग्रहराज का मन बेचैन हो रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी पुराने अड्डे की तरफ मोड़ो और रफ्तार बढ़ाओ। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और गाड़ी को मोड़ दिया। तभी अचानक सामने की सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक दिख रहा था। गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी, लेकिन सामने एक हल्की पीले रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी, जो अचानक बीच चौराहे पर रुक गई। ड्राइवर ब्रेक लगाता इससे पहले ही रोल्स रॉयस का बम्पर उस स्विफ्ट गाड़ी के पिछले हिस्से से हल्का सा टकरा गया। पीछे की गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे और लोग चिल्लाने लगे। तभी स्विफ्ट गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक महिला बाहर आई। ये दीपिका जी थी, जिनकी आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पीछे मुड़कर देखा। उनकी नज़र सीधे विग्रहराज की गाड़ी पर पड़ी। गुस्से से लाल पीली होती हुई दीपिका जी ने उस गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो और थोड़ा देखकर नहीं चला सकते? विग्रहराज की रोल्स रॉयस का दरवाज़ा खुला और उसका ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा। उसने झुककर दीपिका जी से कहा, माफ़ कीजिए मैडम, अचानक सामने वाली गाड़ी रुक गई, इसलिए ब्रेक नहीं लगा पाया। दीपिका जी की भौहें चढ़ गई। उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ में कहा, सॉरी, तुम्हें क्या पता एक एक रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। ये गाड़ी मैंने और मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से ली है। तुम लोग क्या जानो इसकी कीमत। विग्रहराज गाड़ी के अंदर से सब कुछ सुन रहा था। उसे ऐसे छोटे मोटे हादसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तभी उसकी नज़र स्विफ्ट गाड़ी के अंदर बैठी हुई श्वारणी पर पड़ी। उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन लंबे काले और घने बाल देखकर विग्रहराज की आंखें वहीं अटक गईं। श्वारणी अपने बालों को हाथ से सहला रही थी। उसके बाल कमर तक लटके हुए थे। तभी उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपना एक पैर ज़मीन पर रखा। उस पर दीपिका के गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। विग्रहराज ने जैसे ही उसके गोरे और मुलायम पैर देखे, वो अपने होश खो बैठा। उसकी गुलाबी नाजुक उंगलियां, एड़ी की बनावट, सब कुछ विग्रहराज को
किसी खूबसूरत सपने जैसा लगा। श्वारिणी ने दूसरा पैर भी बाहर रखा। उसकी लंबी घनी चोटी अब हवा में लहराने लगी। उस वक्त विग्रहराज को सिर्फ उसके काले लहराते हुए बाल दिख रहे थे। उसकी गर्दन की गोरी और नाजुक त्वचा भी साफ नजर आ रही थी। ये सब देखकर विग्रहराज के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उसे और ज्यादा देखना चाहता था, उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ श्वारिणी की पीठ दिख रही थी। श्वारिणी ने एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस सड़क पर हुए हंगामे से परेशान दिख रही थी। दीपिका का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि एक सॉरी बोल देने से सब ठीक हो जाएगा? अब बताओ, क्या करोगी मेरी गाड़ी का? तभी विग्रहराज ने ड्राइवर से कहा, इनसे कहो ये जो गाड़ी चला रही हैं वो यहीं छोड़कर चली जाए। मेरी एक गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। इनके स्विफ्ट से तो अच्छी ही है। विग्रहराज की यह बात सुनकर दीपिका का गुस्सा आसमान छू गया। उन्होंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी से बोल रहे हो? हमें तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। तभी विग्रहराज के काफिले में से एक गाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया और विग्रहराज की रोल्स रॉयस आगे बढ़ने लगी। श्वारिणी तब तक ये सब देख चुकी थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका और अपनी गाड़ी की डिक्की में से एक हॉकी स्टिक निकाली। वो सीधे रोल्स रॉयस के पास जाकर उसकी विंड स्क्रीन पर दे मारा। 2-3 बार में ही उसकी विंड स्क्रीन चकनाचूर हो गई। तभी विग्रहराज ने बैक कैमरे में ये कांड देखा और अपनी गाड़ी को वहीं रोक दिया। उसके बाद वो अपने काफिले के 5 गाड़ियों को श्वारिणी के पास भेजने लगा और श्वारिणी ने सभी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया। विग्रहराज के काफिलों में अब सिर्फ उसी की गाड़ी बची थी। दीपिका जी वहाँ बढ़ती जाम को देखकर श्वारिणी का हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें अचानक क्या हो गया? चलो यहाँ से। उन्होंने श्वारिणी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारिणी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी की तरफ बढ़ी। श्वारिणी क्या करने वाली है विग्रहराज के साथ? क्या विग्रहराज और श्वारिणी के बीच छिड़ चुकी है प्यार की जंग? क्या दीपिका जी श्वारिणी को गलत निगाहों से बचा पाएगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। दीपिका जी ने श्वारिणी के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, लेकिन श्वारिणी नहीं रुकी और खाली हाथ ही विग्रहराज की गाड़ी के पास गई। उसने देखा कि गाड़ी की खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे था और विग्रहराज का हाथ बाहर था। श्वारिणी ने सड़क पर पड़ी धूल को अपने हाथ में लिया और उसकी गाड़ी की बैक शील्ड पर जमी हुई धूल पर अपनी उंगलियों से लिखा, अपनी औकात अपने पास रखें। तभी अचानक बैक मिरर से उसकी आंखें श्वारिणी की आंखों से टकराई। दोनों की आंखें पल भर के लिए मिली और उसी पल में विग्रहराज को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तीर मार दिया हो। श्वारिणी ने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गई। हालांकि विग्रहराज ने भी अपने चेहरे को मास्क से ढक रखा था, तो वो उसे देख नहीं पाया। विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने होठों पर मुस्कान लाकर कहा, अब अपनी औकात तो अपने पास रखनी ही होगी। वहाँ से दोनों अपने अपने रास्तों की तरफ चल दिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। कार में बैठते ही दीपिका जी ने श्वारिणी की तरफ पानी की बोतल बढ़ाते हुए कहा, लो पानी पी लो। श्वारिणी ने पानी पिया तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तब दीपिका जी थोड़ी डांटती हुई बोली, तुम ऐसी तो नहीं हो, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? श्वारिणी बोली, पता नहीं माँ, बस घर से निकलने के बाद चिढ़ मच रही थी, गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों, बस बस वही गुस्सा निकला है। अब सब अच्छा लग रहा है। दीपिका जी ने एक नज़र श्वारिणी की तरफ देखा, फिर कुछ नहीं बोली। पीछे शौर्य चुपचाप बैठा था। वो मन ही मन बोला, कहीं मैंने नींद की गोली की जगह कोई दूसरी गोली तो नहीं मिला दी थी? दीदी सोई भी नहीं और मुझे मोबाइल भी नहीं मिला। शौर्य अपनी ही चिंता में था। कुछ ही देर में श्वारिणी जोधपुर पहुंचकर अपनी सोसाइटी में चली गई, जहां उनके लिए एक बंगला पहले से तैयार था, जिसमें वे लोग किराए पर रहने वाले थे। वे अच्छे से बंगले में शिफ्ट हो गए। रात के 10 बज रहे थे। खिड़की के पास लगे बेड पर श्वारिणी बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी झील सी गहरी आंखें और सुंदर निगाहों में उदासी साफ दिख रही थी। जब से वो जोधपुर आई थी, तब से उसे एक अजीब सी बेचैनी और बेताबी परेशान किए जा रही थी, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी मीठी चाशनी जैसी आवाज़ में बोली,
हमें खुद को इस शहर में ढालना ही होगा। कब तक ऐसे उदास रहेंगे? वैसे भी कल से पढ़ाई शुरू हो रही है। 11वीं क्लास है और हमारी पसंदीदा सब्जेक्ट कॉमर्स ली है हमने, तो अब जी जान लगाकर पढ़ाई करनी होगी। श्वारणी ने गहरी सांस ली और चुपचाप बेड पर लेट गई। अगले दिन सुबह 8 बजे श्वारणी और शौर्य अपनी नई स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। शौर्य तो अभी छोटा था, लेकिन श्वारणी काफ़ी बड़ी थी और उसने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था। स्कूल के ड्रेस कोड में सलवार सूट भी शामिल किए गए थे, तो दीपिका जी ने अपनी बेटी के लिए सलवार सूट का ही चयन किया। श्वारणी बालों की पोनीटेल बनाई और ब्लू कलर का हेयर बैंड लगाकर अपने भाई के साथ स्कूल जाने के लिए बाहर निकल आई। तभी सामने से एक लड़की गुजर रही थी, जो श्वारणी की उम्र की ही थी और उसी की स्कूल ड्रेस भी पहनी हुई थी। वो लड़की जल्दी से श्वारणी के पास आई और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम भी सूर्यवंशी हाई स्कूल में पढ़ती हो? श्वारणी ने उससे हाथ मिलाया और अपनी मीठी आवाज में बोली, जी, और क्या आप भी? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, हम तो वहाँ पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं। शायद तुम्हारा नया एडमिशन है। खैर, हमारा नाम तान्या जोशी है। हम 11वीं क्लास में हैं। और तुम? श्वारणी मुस्कुराते हुए बोली, हम भी 11वीं क्लास में ही हैं और हमारा नाम श्वारणी पुरोहित है। मैं नई स्टूडेंट हूँ। तान्या खुशी से बोली, अरे यार, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमारा स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन अब तुम हमारी दोस्त बन गई हो। अब हम बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दीपिका जी उन दोनों लड़कियों और शौर्य को सोसाइटी के बाहर तक सड़क किनारे छोड़ाई और श्वारणी को ध्यान से देखते हुए बोली, ध्यान रखना अपना, किसी अजनबी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल से बाहर अकेली मत निकलना। ए श्वारणी, किसी भी कीमत पर अपने बाल खोलना ही मत, हमें पसंद नहीं। श्वारणी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी वहाँ उनकी स्कूल बस आ जाती है और वे तीनों बस में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी बस एक बड़े से आलीशान गेट के अंदर गुजरने लगी। उस गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सूर्यवंशी हाई स्कूल, जोधपुर। न जाने क्यों, लेकिन ये सूर्यवंशी शब्द देखकर श्वारणी का तन बदन सिहर उठा। तभी तान्या आह भरते हुए बोली, हाय, हर रोज एक उम्मीद से आते हैं कि आज तो राज सर के दीदार हो जाएंगे। राज सर, इन दो शब्दों ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया था और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। साधारण सा तो नाम है, फिर इसे सुनकर श्वारणी असामान्य क्यों होने लगी थी? कुछ देर बाद वे दोनों सहेलियां स्कूल गार्डन में टहल रही थीं। तभी वहां कुछ लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी हुई थीं और आपस में बातचीत कर रही थीं, जिसे वे दोनों सहेलियां सुनने लगी। पहली लड़की बोली, उफ यार, क्या बंदा है। मेरी तो नीयत डोल गई थी जब उसे पहली बार देखा था। मैं तो दीवानी हूँ उनकी यार, और वो मेरा लाइफ टाइम क्रश है। पिछले 1 साल से उन्हें देखा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी लड़की बोली, सच कह रही हो यार, क्या कातिल लगते हैं वो। श्वारणी उन लड़कियों की बातें सुनकर धीमी आवाज में बोली, ये लड़कियां किसकी बातें कर रही हैं? तान्या मुस्कुराते हुए बोली, राज सर। ये नाम सुनते ही श्वारणी ने अपने होंठ भींच लिए और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से बोली, राज सर, जब से आए हैं इन्हीं का नाम सुन रहे हैं। आखिर है कौन ये? तान्या ने बताया, अरे, राज सर स्कूल के मालिक हैं। जोधपुर का एक बड़ा और शाही खानदान है, सूर्यवंशी खानदान। उसी खानदान के छोटे बेटे हैं, जिन्हें सब लोग राज सर के नाम से जानते हैं। वो इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट हैं। उनको लास्ट हमने तब देखा था जब आज से 1 डेढ़ साल पहले 12वीं का फेयरवेल हुआ था। तब वे एज अ गेस्ट यहाँ पर आए थे। उसके बाद वे कभी स्कूल में नहीं आए। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द कभी देखा ही नहीं जो इतना ज़्यादा हैंडसम हो सकता है। उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है। तानिया के कहे एक एक शब्द ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया था। उसके दिमाग पर असर होने लगा था और राज सर उसके दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक हैंडसम और आकर्षक शख्स की कल्पना करने लगी। आज उसका पूरा दिन राज सर के ख्यालों में ही बीता। उसने इतनी बार उनका नाम सुना कि अब उनको देखने की इच्छा होने लगी थी। दूसरी तरफ रात के 11 बजे शहर के एक पुराने दुर्ग की मुंडेर पर आज महफिल जमी हुई थी। मित्रों का मिलन जो हुआ था, वो भी 1.5 साल बाद।
मुंडेर पर आलीशान टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। 4 कुर्सियां थीं, जिनमें से 3 पर 3 आदमी बैठे थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे और पुरानी बातों को याद करके खुश हो रहे थे। इनमें से एक लड़का शुभम था, जिसके हाथ में दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड की शराब की बोतल थी। वो 4 ग्लासों में उस शराब को डालते हुए बोला, आज तो अपने राज को एक लड़की ने डरा दिया। वो राज को औकात दिखा गई, इसकी 5 रोल्स रॉयस का नुकसान कर गई। शुभम की बातें सुनकर उसके 2 अन्य मित्र हैरान होते हुए बोले, क्या बोल रहे हो? एक लड़की, वो भी राज को? शुभम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अपना राज, हं, वो तो बस उस लड़की को देखता रह गया। कहते हुए उसने 3 पैग रेडी किए। उसके बाद चौथे ग्लास को देखते हुए बोला, राजे, आज तो पी लो, अपने शहर वापस आने की खुशी में। राजे यानी कि विग्रहराज वहां से थोड़ी दूरी पर उन तीनों की तरफ पीट करके खड़ा सिगरेट के कश लिए जा रहा था। वो अपने मुंह से धुआं निकालते हुए तपिश भरी निगाहों से आसमान में चमकते हुए चांद को देखे जा रहा था। ये देखकर शुभम ने मुंह बनाया और बोला, राजे, अभी भूल भी जाओ उस लड़की को। बहुत बड़ा शहर है अपना जोधपुर, कहाँ ढूंढता फिरेगा उसे? न हमने उसका चेहरा देखा और न ही उसकी गाड़ी का नंबर याद है। शुभम का इतना ही कहना था कि विग्रहराज ने अपनी तेज और सख्त नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन उसकी औकात मुझे याद है। उन आंखों को मैं नहीं भूल सकता हूँ। अब वो लड़की ही मेरी सबसे बड़ी औकात है और वो मेरी होगी। विग्रहराज की बातें सुनकर शुभम तो हैरान रह गया और अपना सर पीटते हुए बोला, राजे, कहीं लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में तो नहीं सोच रहा है? तभी विग्रहराज को एक कॉल आया। विग्रहराज ने तुरंत कॉल एक्सेप्ट करते हुए पूछा, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में? दूसरी तरफ से आवाज आई, नहीं सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जल्द आपको इन्फॉर्म करेंगे। विग्रहराज ने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से में सिगरेट को फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से मसलते हुए शुभम से बोला, हम सोने जा रहे हैं। बाबा सा का आदेश है कि कल हमें सूर्यवंशी हाई स्कूल जाना है, स्टाफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग में। ये सुनकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब लड़कियों का क्रश, उनका एक तरफा प्यार, उनके राज सर कल उन्हें 1.5 साल बाद अपने इस हंसम मुखड़े के दर्शन देंगे। उफ, लड़कियों की तो जान ही निकल जानी है। वैसे आप माने कैसे स्कूल जाने के लिए, जहाँ जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं? राजे ने अपनी नजरें हटा ली और चांद को निहारते हुए अपनी सरगोशी भरी और आकर्षक आवाज में बोले, कई बार ना चाहते हुए भी उस राह का राही बनना पड़ता है, जिसकी मंजिल क्या पता हमारी अपनी हो। शुभम बोला, राजे, हमें अगला जन्म ही लेना होगा आपकी ये शायराना बातें समझने के लिए। पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो। अच्छा, हवेली कब जा रहे हो? घर पर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। राजे ने एक बार फिर अपनी गर्दन को कभी दाईं तरफ तो कभी बाईं तरफ घुमाया और अपनी भारी मर्दाना आवाज में गुरूर से बोला, जब मन होगा तब। इतना कहकर विग्रहराज वहां से चला गया और उसे जाते हुए देख शुभम गहरी सांस लेकर बोला, आह, दुनिया जिसे सख्त, घमंडी, रौबदार और गुस्सैल समझती है, असल में वो कितना नरम दिल और अच्छा इंसान है, ये शायद हम ही जानते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महाशय का गुस्सा और जिद बहुत बुरी है। लेकिन कोई ना कोई तो होगा ही जो इन्हें कंट्रोल कर सकेगा, जिसका राज्य पर नियंत्रण होगा। होगी कोई ना कोई ऐसी भी। क्या विग्रहराज का श्वारणी से होने वाला है एक और बार सामना? क्या होगा जब श्वारणी की आंखों को पहचान लेगा विग्रहराज? श्वारणी को पाने के लिए किस हद को पार करेगा विग्रहराज? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगले दिन सुबह 8 बजे श्वारणी और तान्या स्कूल के लिए निकल गईं। दोनों सहेलियां अपनी क्लास में चली गईं और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद टीचर बोली, लंच के बाद सभी स्टाफ मेंबर्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो कोई भी स्टूडेंट फालतू की मस्ती करते हुए नहीं पाया जाएगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। सारी लड़कियां गार्डन में अपना अपना ग्रुप बनाकर बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी श्वारणी का चेहरा देखकर मिताली नाम की एक लड़की मजाक करते हुए बोली, "हम्म, तुम्हें पक्का कोई लड़का जल्दी ही छेड़ने वाला है। किसी न किसी की नज़र तुम पर पड़ने ही वाली है।" यह सुनकर सभी लड़कियां हंसने लगी।
वहीं श्वारणी ने घबराहट से अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी तान्या गुस्से से बोली, तुम अपने काम से मतलब रखो, पढ़ना तो तुम्हें है नहीं, बस यहाँ हैंडसम लड़के देखने आती हो, और एडमिशन भी तुमने तो राज सर की वजह से लिया है, सबको पता है। तान्या की बात सुनकर मिताली हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, ये सच है कि मैंने इस स्कूल में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मेरे राज सर के लिए लिया है। पागल हूँ उनके इश्क में, बस एक बार वे मुझे दिख जाएं और मैं उनको दिख जाऊं तो हमारी लाइफ सेट हो जानी है। मिताली के मुंह से मेरे राज सर सुनकर श्वारणी को एक अलग मगर बुरा एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी किसी चीज पर ये लड़की हक जता रही है। वो गुस्से से मिताली को घूरने लगी। श्वारणी गुस्से से बोली, छी छी छी, तुम किस तरह की बातें करती हो? तुम जिसकी दीवानी हो, क्या उन्होंने कभी तुम्हारे सामने भी देखा है? क्या उन्हें पता भी है कि तुम जैसी लड़की इस स्कूल में मौजूद भी है? अरे वो तो तुम्हें देखते भी नहीं होंगे। श्वारणी की बात सुनकर मिताली को गुस्सा आया और वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम क्यों उन पर हक जता रही हो? बात तो ऐसे कर रही हो जैसे यही राज सर की प्रेमिका है। मिताली की ये बात सुनकर श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। उसके कान में एक ही शब्द गूंज रहे थे कि क्या तुम राज सर की प्रेमिका हो? श्वारणी इस समय ऐसी हालत से गुजर रही थी कि जिसे वो खुद समझ पाने में सक्षम नहीं थी। श्वारणी को समझ नहीं आ रहा था कि उस अजनबी के लिए क्यों वो बहुत कुछ महसूस करने लगी है, क्यों उसकी तरफ खींचती चली जा रही है, क्यों वो अब दिन रात बस उसी के ख्याल देखने लगी है, जबकि उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। वो गहरी सांस लेते हुए सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, कौन हो आप? श्वारणी का इतना ही कहना था कि स्कूल का बड़ा और आलीशान मेन गेट खोला गया और दो लग्जरी गाड़ियां लाइन से आगे बढ़ते हुए स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। गाड़ियों का हॉर्न सुनते ही सभी स्टूडेंट्स का ध्यान मेन गेट के सामने गया, जहां से उन्होंने दो लग्जरी गाड़ियां अंदर आते हुए देखी। गाड़ियों को देखते ही तान्या पहचान गई और बोली, क्या राज सर आए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या की बात सुनते ही श्वारणी का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। वो भी अपनी तड़पती हुई अरमान लिए नजरों से सामने देखने लगी तो उसे रेंज रोवर गाड़ी की बैक सीट मिरर से किसी शख्स की झलक दिखाई दी। काला चश्मा पहने एक नौजवान मर्द कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था, जिसे देखते ही श्वारणी की रूह तक हिल गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो जाना पहचाना शख्स हो। वहीं स्कूल का सारा स्टाफ और प्रिंसिपल बिल्डिंग के बाहर आ गए मिस्टर सूर्यवंशी का स्वागत करने के लिए। तभी एक हैंडसम हॉट और डैशिंग नौजवान गाड़ी से बाहर निकल आया। उसको देखते ही सभी लड़कियों ने अपने सीने पर हाथ रखा और भावुक होकर आह भरने लगी। सभी का सपना जो पूरा हो गया था, राज सर को देखने का। तभी प्रिंसिपल उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए आदर से बोले, आपका स्वागत है मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी। नाइस टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर राज सर ने अपनी तेज और भूरी निगाहों से उनकी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रौब से बोले, माय प्लेजर। राज सर उनके साथ आगे बढ़ने लगे। वहीं श्वारणी का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वो अपनी मासूम और बेचैन नजरों से एक टक उस शख्स को देखे जा रही थी। अब उससे सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से भाग गई। ये देखकर तान्या उसके पीछे पीछे भागने लगी। वहीं अपनी शान और गुरूर में आगे बढ़ते हुए राज सर का दिल धक धक करने लगा। उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद उनका कोई अपना यहीं कहीं मौजूद था, लेकिन राज सर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज सर को लेकर प्रिंसिपल मीटिंग रूम में आ गए, जहां बड़े से कांच के टेबल की हेड चेयर पर जाकर राज सर अपनी शान और गुरूर से बैठ गए और एक हाथ से अपनी दाढ़ी मसलते हुए रहस्यमयी निगाहों से सभी स्टाफ मेंबर्स को देखने लगे। उनकी मीटिंग स्टार्ट हुई। वहीं गार्डन के कोने में एक पेड़ का सहारा लिए खड़ी श्वारणी तेज तेज सांसें ले रही थी। गाल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। पूरे तन में एक अलग सी हलचल मची हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने सपनों में जिस तरह की कल्पना की थी, राज सर बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और खुद को शांत करते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, श्वारणी, शांत हो जा, हम इस राह पर नहीं जा सकते जिसकी इजाजत हमें कतई नहीं है। इतना कहकर वो खुद को शांत करने लगी। तभी तान्या वहां पर आई और उसकी ऐसी हालत देखकर चिंता से बोली, क्या हुआ श्वारणी, तुम ठीक तो हो ना? श्वारणी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं।
बस थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे थे तो यहाँ खुले में आ गए। तान्या मुस्कुराते हुए बोली, आज तुमने देख ही लिया होगा। श्वारणी बोली, क्या? तान्या बोली, अरे राज सर को। देखा, हमने कहा था ना कि वे बहुत ज्यादा हैंडसम है। फिर से राज सर का जिक्र होते ही श्वारणी ने बड़ी मुश्किल से खुद पर नियंत्रण रखा और बोली, बस अब पूरे दिन क्या राज सर लगा रखा है। चलो हम दोनों जाकर प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अभी फ्री बैठे हैं, इससे अच्छा काम ही कर लेते हैं। तान्या ने हाँ कह दिया और दोनों सहेलियां अपना प्रोजेक्ट का सामान लेकर वही गार्डन में घास पर आलती पालती लगाकर बैठ गईं और अपना काम करने लगी। वहीं अंदर स्टाफ मेंबर्स की मीटिंग को ख़त्म करते हुए अंत में राज सर अपनी जगह से खड़े हुए और रौबदार आवाज़ में बोले, हमें किसी भी तरह के असामाजिक तत्व अपनी स्कूल में नहीं चाहिए। जैसा कि आप लोग नवरात्रि पर नृत्य प्रतियोगिता रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन हम सख्त तौर पर मना करते हैं कि 9वीं क्लास से ऊपर के लड़कों को लड़कियों से दूर ही रखिएगा। नृत्य करती हुई कन्या को ये लोग अपनी दुष्ट नज़रों से देखते हैं और आई डोंट लाइक दिस। राज सर की बात सुनकर प्रिंसिपल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राज सर वहाँ से जाने लगे। वे अपनी शान और गुरूर से आगे बढ़ रहे थे। वहीं श्वारणी भी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी क्लासरूम से अपना बैग लाना था। वो अपनी धुन में मग्न अपने बालों में उंगली घुमाते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से राज सर आ रहे थे। दो अजनबी जो पहले भी मिल चुके थे, आज इस बात से अनजान थे। आज शायद वे एक दूसरे का दीदार करने वाले थे। श्वारणी आगे बढ़ रही थी, तभी उसका दिल धक धक करने लगा। उसे वही एहसास होने लगा जो राज सर को देखने के बाद हुआ था। उसने अपने रसीले गुलाबी होठों को भींच लिया और बढ़ती सांसों को महसूस करते हुए सच्ची शिद्दत और बेचैनी से बोली, राज सर। उसका इतना ही कहना था कि बिल्डिंग से बाहर निकलते राज सर का अंग अंग सिहर उठा और उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अपनी तेज़ और भूरी निगाहों से इधर उधर देखने लगे, मगर उन्हें कोई नज़र नहीं आया। उन्होंने अपनी नज़रें हटा ली और अपना सख्त रूप लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगे। तभी श्वारणी ने उन्हें बाहर आते हुए देख लिया और ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, कदम लड़खड़ाने लगे और तन बदन में करंट दौड़ पड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो जल्दी से दाईं तरफ भागी और एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। विग्रहराज जैसे ही उस पिलर के निकट से गुजरा तो उनका तन बदन सिहर उठा और बेचैनी परवान चढ़ने लगी। वे वहीं सीढ़ियों पर रुक गए। उन्होंने मुड़कर पिलर की तरफ देखा तो उन्हें लंबी जुल्फें उड़ती हुई दिखी, जैसे कि उन्हें पहले भी सड़क पर देखा हो। वो एकदम से हैरान रह गए और खुद से बोले, क्या ये वही लड़की तो नहीं? वो तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ गए। श्वारणी को भी एहसास हो गया था कि राज उसकी तरफ ही आ रहा है। वो उसके लिए बेचैन तो थी, लेकिन अभी उससे सामना करने को तैयार नहीं थी। वो तुरंत पिलर के पीछे से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। राज की तरफ उसकी पीठ थी। राज उसके पैरों को, उसके खुले गर्दन को देख सकता था। उसे हूबहू वैसी ही लड़की की तरह श्वारणी के शरीर की बनावट दिखी जो उसने सड़क पर देखा था। जाते जाते श्वारणी ने एक हल्की सी निगाह राज की तरफ डाली और वहां से तेजी से आगे बढ़ गए। राज की निगाहें जब उसकी निगाहों से मिली तो राज को पहचानते देर नहीं लगी कि श्वारणी ही वो लड़की है जिसने उससे औकात की बात की थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, मेरी औकात तो खुद चलकर मेरे ही स्कूल में आ गई है, अब आएगा मज़ा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे उन सभी नई लड़कियों की लिस्ट भेजो जिसने 1-2 दिनों के अंदर एडमिशन लिया है। क्या राज श्वारणी के करीब जा पाएंगे? क्या होगा जब श्वारणी को पता चलेगा कि उसके राज सर ही वो गाड़ी वाले लड़के हैं? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। श्वारणी को अपने ही स्कूल में देखने के बाद राज सर ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और प्रिंसिपल को मैसेज करते हुए लिखा, मुझे उन सभी नई लड़कियों की लिस्ट भेजो जिसने 1-2 दिनों के अंदर एडमिशन लिया है। प्रिंसिपल ने तुरंत एडमिशन लिस्ट भेज दी। लिस्ट में 2-3 लड़कियों का नाम ही था और साथ में उनकी फ़ोटो भी थी। श्वारणी की फ़ोटो में उसकी गहरी आंखें देखते ही राज पहचान गया कि ये वही लड़की है। उसने नाम देखा और प्यार से बोला, श्वारणी। तो इस औकात वाली लड़की का नाम श्वारणी है। अब इसे मैं अपनी बाहों में लेने के बाद ही बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और हम पहली बार कब मिले थे।
और तब बताऊंगा अपनी औकात। फिलहाल तो इससे अजनबी की तरह ही मिलना पड़ेगा। आज डांस प्रतियोगिता का दिन था। शाम के 5 बजे डांस प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए आयोजित की गई थी। इस वक्त एक भी लड़का स्कूल में मौजूद नहीं था और ये फैसला विग्रहराज सूर्यवंशी का था। वो लड़कियों की सुरक्षा के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लड़कियां आराम से स्कूल में एंजॉय करें, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारी सुविधाएं कर दी गई थी। स्कूल के बाहर बॉडीगार्ड्स भी तैनात कर दिए गए थे ताकि कोई भी बाहरी लड़का स्कूल में प्रवेश न करे। चेकिंग रूम के दरवाजे के पास तान्या पीले और हरे रंग के लहंगे चोली को पहनकर श्वारिणी का इंतजार कर रही थी। चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ चांद का टुकड़ा अपने सौंदर्य और अकल्पनीय रूप के साथ बाहर आई। उसे देखते ही तान्या ने अपने सीने पर हाथ रखा और बोली, हाय, क्या लग रही हो तुम। उफ, काश हम एक लड़का होते तो तुम्हें अपनी प्रेमिका बना लेते। सच में यार श्वारिणी, तुम बहुत ज्यादा सुंदर और हसीन लग रही हो। तुम्हें देखकर तो शायद राज सर भी तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे। राज सर का जिक्र होते ही श्वारिणी ने अपने लहंगे को कसकर पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेते हुए मदहोश होने लगी। श्वारिणी ने लाल रंग का लहंगा चोली पहना था, वो भी अपनी मम्मी का, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। श्वारिणी ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और बोली, मारी शिवजी से प्रार्थना है कि थारे को आज थारी प्रेमी से मिला ही दे। शिवजी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो जल्दी से जल्दी किसी हैंडसम से लड़के को भेज दीजिए हमारी तान्या के लिए। तान्या और श्वारिणी हंसने लगी और वहां से चली गई। जल्द ही श्वारिणी का नंबर आने वाला था। स्टेज पर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। श्वारिणी और तान्या सबसे आगे चेयर पर बैठी हुई थी और स्टेज पर डांस करती लड़कियों को देखे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बड़े से आलीशान गेट के आगे ब्लैक ओपन जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दरवाज़ा खोला और वो ब्लैक ओपन जीप तेज़ी से आगे बढ़ते हुए बिल्डिंग के ठीक आगे आकर रुक गई। उस जीप की ड्राइविंग सीट पर द मोस्ट वांटेड, हैंडसम और हॉट मिस्टर विग्रहराज सूर्यवंशी अपनी शान और रौब से बैठे हुए थे। उनके बगल वाली सीट पर शुभम बैठा हुआ था। वहीं पीछे खड़ी रेंज रोवर में विग्रहराज का 9 से 10 साल का भतीजा वीर अपनी नानी के साथ बैठा हुआ था। स्कूल को देखकर शुभम मुस्कुराते हुए बोला, आहा यार, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। इन्हीं पेड़ पौधों के इर्द गिर्द भागा करते थे, इसी ग्राउंड में रेस करते थे और अब देखो, इसी स्कूल में आने से गुस्सा आता है हमारे राजे को। राज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़ी स्टाइल और एटीट्यूड से जीप से बाहर निकल आया। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस बिल्डिंग को देखते हुए आकर्षक आवाज़ में बोले, इन हवाओं में वो सुकून नहीं जो किसी ज़माने में था, लेकिन अब एक कली आई है जिनकी महक इन हवाओं में घुलने वाली है। शुभम अपनी हल्की उगने लगी दाढ़ी को मसलते हुए बोला, राज, माफ़ कीजिएगा, आज फिर हम आपकी शायरी समझ नहीं पा रहे हैं। राज सर के होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो बोले, आप समझ लो, ये आसान नहीं और हम आपको समझा दें, ऐसी हमारी फितरत नहीं। शुभम उसे घूरे जा रहा था। तभी ग्राउंड से एक अनाउंसमेंट हुई जो पूरे स्कूल में सुनाई दी कि मिस श्वारिणी पुरोहित स्टेज पर आए। ये अनाउंसमेंट सुनते ही विग्रहराज का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा। अचानक ही उसके आसपास बेहद खूबसूरत माहौल पैदा होने लगा। ये नाम उसके कानों से लेकर उसके पूरे शरीर में गूंज रहा था। इस नाम से उसे एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेताबी से बोले, कुछ तो नया है इन हवाओं में जो पहले न था। विग्रहराज के दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानता था। वो यही सब सोच रहा था तभी उन सब के कानों में गाना सुनाई दिया जिस पर श्वारिणी नृत्य करने लगी थी। स्टेज पर नृत्य करती श्वारिणी इतनी सुंदर और प्यारी लग रही थी कि सारी लड़कियां उसके मुंह में लीन होकर उसे देखे जा रही थीं। श्वारिणी के चेहरे के हाव भाव इतने ज़्यादा आकर्षक और हसीन लग रहे थे कि किसी को भी आसानी से उससे प्यार हो जाए। राज सर ने अपनी आंखें और सुकून से बंद कर ली। उनका सीना ऊपर नीचे होने लगा और ऐसा लगने लगा कि नृत्य करती श्वारिणी राज सर को ही पुकार रही हो। ये सब सुनकर तो राज सर का दिल बेकाबू होने लगा था। तभी वीर अपनी नानी को चकमा देकर वहाँ से भाग गया। ये देखकर राज सर और बाकी सब हैरान रह गए और उस बदमाश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगे। वीर भागते हुए उसी मैदान में पहुंच गया जहां डांस प्रोग्राम चल रहा था।
स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी को देखकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो तालियां बजाते हुए सीधा स्टेज के पास पहुंच गया। श्वारणी स्टेज पर अपनी धुन में मग्न होकर नृत्य किए जा रही थी और गाने के बोल से अपने लबों को मिलाते हुए बोलती जा रही थी। वीर स्टेज के पास खड़ा होकर दीवानों की तरह उसे देखे जा रहा था, जो इतनी खूबसूरती से नृत्य किए जा रही थी। उसे देखकर वीर खुश हुए जा रहा था। तभी राज सर भागते हुए वहां पर आए तो उन्होंने स्टेज के सामने खड़े वीर को देखा। तभी उनके कानों में गाने के बोल सुनाई पड़े। ये सुनते ही उनके पूरे बदन में करंट दौड़ पड़ा। उनका दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और उन्होंने तुरंत अपनी जुनूनी, तेज और भूरी निगाहों से स्टेज की तरफ देखा तो सबसे पहले उन्हें श्वारणी के गोरे और नाजुक से पैर नजर आए, जिनमें उसने पायल पहनी हुई थी। ये देखकर तो राज सर ने अपने होंठ खींच लिए और मदहोशी की राह में निकल पड़े। धीरे धीरे उन्होंने पूरे हक और जुनून से अपनी नजरें उठाकर स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी के रूप और सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए। एक नाजुक सी कली, कोमल अंगों की देवी, चांद का टुकड़ा, सूरज की किरणों से तेज, रूप की पटरानी, सौंदर्य की महादेवी, एक कन्या दिखाई दी जिसका रूप, उफ, विग्रहराज ने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को एक पल से ज्यादा तो क्या देखा ही नहीं होगा। लेकिन आज उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी स्टेज पर नृत्य करती श्वारणी पर से। वो अपनी जुनूनी, मदहोशी और नशे में चूर निगाहों से स्टेज पर नृत्य करती हुई श्वारणी को देखे जा रहे थे। उसका दिल धक धक किए जा रहा था। उन कुछ हसीन पलों में ही राज सर ने श्वारणी को अपने जहन में पूरी तरह से उतार लिया। अब उनकी निगाहों में उसका रूप बस चुका था जिंदगी भर के लिए। वे सुन्न पड़ गए थे। तभी गाना खत्म हो गया। उसके साथ ही श्वारणी का नृत्य भी रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए जैसे ही सामने देखा तो उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो भी अपनी जगह पर सुन्न पड़ गई। उसकी मासूम निगाहों में राज सर का जुनूनी चेहरा नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और सांसें तेज हो गई। तभी वीर खुशी से उछलने लगा और तालियां बजाते हुए बोला, वीर की चाची, वीर की चाची, वीर की चाची। ये सुनते ही न जाने क्यों लेकिन विग्रहराज ने अपनी मुट्ठी भींच ली और श्वारणी के कांपते चेहरे को देखने लगा। वहीं श्वारणी की तो हालत खराब हो गई। उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसने अब आओ देखा न ताओ और सीधा अपना लहंगा पकड़कर तेजी से स्टेज से नीचे उतर आई और सीधा राज सर की ओर भागने लगी। ये देखकर राज सर का दिल जोरों शोरों से धड़कने लगा और बेताबी से वे उस कन्या को देखने लगे जो उनकी तरफ ही आ रही थी। श्वारणी जैसे ही राज सर के निकट आई तो तुरंत उनके बगल से भाग गई और उसके लंबे बाल लहराते हुए राज सर के चेहरे पर आए तो राज सर ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। श्वारणी वहां से भाग गई। कुछ दूर जाकर श्वारणी अपनी जगह पर रुक गई और तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी और बेताबी से बोली, ये ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इसकी इजाजत नहीं है। मुझे रुकना ही होगा, खुद को रोकना होगा अब बहकने से। श्वारणी तुरंत पीछे मुड़ी तो उसने देखा दूर खड़े राज सर उसकी तरफ पीट करके खड़े थे। राज सर को देखते ही श्वारणी के गाल लाल हो गए और बेहद खूबसूरत एहसासों को अपने दिल में लिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह तुरंत मुड़े और अपनी जुनूनी और तड़प भरी निगाहों से उस कन्या को ढूंढने लगे, लेकिन वो तो गायब हो गई थी। विग्रह की जुनूनी और तेज नजरों से अब भले ही श्वारणी गायब हो गई थी, लेकिन इन निगाहों ने श्वारणी के रूप को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उनकी जुनूनी निगाहों में आज एक नया ही जुनून और मकसद नजर आने लगा था। विग्रहराज अब श्वारणी को पाने के लिए क्या करने वाला है? क्या विग्रहराज को प्यार करने से श्वारणी खुद को रोक पाएगी या माँ के इच्छा के विरुद्ध कर बैठेगी प्यार? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए मारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। विग्रह के पास से कुछ दूर जाकर श्वारणी अपनी जगह पर रुक गई और तेज तेज सांस लेते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बेचैनी और बेताबी से बोली, ये ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे इसकी इजाजत नहीं है। मुझे रुकना ही होगा, खुद को रोकना होगा अब बहकने से। लेकिन फिर श्वारणी तुरंत पीछे मुड़ी
तो उसने देखा दूर खड़े राज सर उसकी तरफ पीट करके खड़े थे। राज सर को देखते ही श्वारणी के गाल लाल हो गए। वो चाहकर भी अपने जज्बात नहीं रोक पा रही थी। खूबसूरत एहसासों को दिल में लिए वो वहां से चली गई। उसके जाते ही विग्रह तुरंत मुड़ा और अपनी जुनूनी निगाहों से श्वारणी को ढूंढने लगा, लेकिन वो तो गायब हो गई थी। विग्रह की तेज और जुनूनी नजरों से भले ही श्वारणी अब ओझल हो गई थी, लेकिन इन तेज और गहरी निगाहों ने श्वारणी के रूप को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। राज सर एक टक बिना पल के झपकाए उसी दिशा में देखे जा रहे थे जहां से श्वारणी भागी थी। उनके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उनकी भूरी और जुनूनी निगाहों में आज एक नया ही जुनून और मकसद नजर आने लगा था। राज सर खामोशी से खड़े थे, वहीं लड़कियां उनके इतने हैंडसम रूप को देखकर पागल हुए जा रही थीं। दरअसल वो भागते हुए वहां आए थे, जिस वजह से उनके रेशमी बाल बिखर कर उनके माथे और आंखों पर छा गए थे। ढलती शाम के इस पहर में वे कमाल के हैंडसम और आकर्षक लग रहे थे। लड़कियों की बेताबी बढ़ने लगी थी। तभी स्टेज पर गलती से एक गाना बजने लगा, जिसके बोल कुछ इतने जुनूनी और शिद्दत से भरे थे कि भारी मर्दाना आवाज में गाए जा रहे इस गाने के बोल जब राज सर के कान में पड़े तो उनका नशा और खुमार उनके सर चढ़ने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और मदहोशी में चूर होकर अपनी आंखें जैसे ही बंद की तो उनके सामने श्वारणी के गोरे पायल पहने पैरों की छवि दिखाई दी। इन पाँव को देखते ही राज सर की रूह तक कांप उठी। राज सर को होश नहीं था कि किस तरह उनके रूप को देखकर सारी लड़कियां घायल हुए जा रही थीं। तभी वहां पर बॉडीगार्ड्स आ गए और एक ने उनके भतीजे वीर को जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और राज सर के पास आकर बोले, कुंवर राज। ये सुनते ही विग्रहराज अपने ख्यालों से बाहर निकल आया और बिना एक पल गवाए वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही सारी लड़कियां उदास हो गईं, लेकिन बेचैनी और बेताबी से उसे जाते हुए देखने लगी। वहीं सबसे आगे की सीट के पास खड़ी तान्या को ये सब देखकर हैरानी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्वारणी इस तरह स्टेज छोड़कर भाग क्यों गई। अपनी सहेली को ढूंढते हुए तान्या आगे बढ़ने लगी और डांस प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया था। तान्या स्कूल की बिल्डिंग के पीछे की तरफ चली गई और अपने लहंगे को उठाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सामने एक शख्स आ गया, जिससे टकराकर वो झटके से पीछे हो गई। वहीं उस शख्स का फोन जमीन पर गिर गया। तान्या खुद को संभालते हुए बोली, हे राम। इतना कहकर उसने सामने देखा तो एक शख्स जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपना फोन उठाने लगा। ये देखकर तान्या परेशान हो गई और बोली, माफ कीजिएगा, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आप सामने से आ रहे हैं। ये प्यारी सी आवाज़ सुनकर वो शख्स अपना मोबाइल लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने तान्या के गोलू मोलू से चेहरे को देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। न जाने उसे क्या हुआ। उसने तान्या के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, गोलू मोलू सी लड़की। इतना कहकर वो शख्स मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। ये कोई और नहीं बल्कि विग्रहराज का दोस्त शुभम था। तान्या अपनी जगह पर तो सुन्न पड़ गई। धीरे धीरे उसके होठों पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। वो तुरंत मुड़ी और शुभम को देखने लगी, जो अपने मोबाइल को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। न जाने क्या हुआ कि तान्या का रोम रोम खिल उठा था शुभम को देखकर, और उसके इस तरह तान्या के सर पर हाथ रखने से। तान्या उसे देखे जा रही थी। तभी उसे श्वारणी का ख्याल आया और वो तुरंत वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि स्कूल के पीछे वाले बागीचे में एक पेड़ के नीचे घास पर श्वारणी बैठी थी और आंखें बंद करके पेड़ से सर टिकाकर तेज तेज सांस ले रही थी। ये देखकर तान्या भागती हुई उसके पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर चिंता से बोली, हे श्वारणी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह भागती हुई यहाँ पर क्यों आ गई? तान्या की बात सुनकर श्वारणी ने अपनी सुंदर सी आंखें खोली और सीधा तान्या के गले लग गई। उसने अपनी बढ़ती बेचैनी और बेताबी से तान्या को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर तान्या ने उसे कसकर पकड़ा और उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली, श्वारणी, शांत हो जाओ, वो अब जा चुके हैं। तान्या के मुंह से ये सुनकर श्वारणी तुरंत उसकी बाहों से अलग हुई और हैरानी और शर्मिंदगी से उसके चेहरे को देखने लगी। तभी तान्या उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोली, तुम्हारी ये बेचैनी और बेकरारी जिसके लिए है वो अब जा चुके हैं। अब तुम शांत हो जाओ,
क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तानिया की बात सुनकर श्वारणी की आंखें भर आई और वो अपनी मीठी मधुर वाणी में बोली, अब हम तुमसे क्या ही कहें तान्या, तुम खुद समझ जाओ, क्योंकि ना हम खुद समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को भी समझाने की स्थिति में है। तान्या उसे लेकर खड़ी हो गई और उसके सुंदर से चेहरे पर आ रहे बालों को ठीक करते हुए बोली, तुम्हें शर्मिंदा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज सर के लिए जो मिताली महसूस करती है वो आकर्षण गलत है, लेकिन जो तुम महसूस करती हो वो पवित्रता है। तुमने कभी उन्हें गलत नज़रों से नहीं देखा होगा। हम जानते हैं तुम्हें, लेकिन हम सब है तो इंसान ही, और एक इंसान की भावनाएं हमेशा उसे परेशान करती हैं, जैसे कि तुम्हें परेशान कर रही हैं। जब से तुमने राज सर के बारे में सुना है, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी तारीफ़ें सुनी हैं, तो तुम्हारे दिमाग पर असर हुआ है और ये हम महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम इस हद तक बेचैन हो जाओ कि आज ये सब हो जाएगा। हम तुमसे कह रहे हैं ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जगह अगर हम होते तो हमसे भी शायद ऐसा हो सकता था। तुम एक पवित्र लड़की हो और उतनी ही ज़्यादा पवित्र तुम्हारी भावनाएं हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही डिजर्व करता है। राज सर वैसे भी चले गए हैं और हमें नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें ध्यान से देखा भी होगा, और देखा भी होगा तो क्या मतलब है, वैसे भी उनसे हमें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ हमारे स्कूल के मालिक हैं, हैंडसम हैं, अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन पर नज़र पड़ जाती है। इससे बढ़कर और कोई मतलब नहीं है। अब ये सब छोड़ो और चलो हम घर चलते हैं, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तान्या की बात सुनकर श्वारणी ने उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से बोली, हम बहुत लकी हैं कि तुम हमें मिली हो, हमारी सहेली के रूप में, जो हमें इतने अच्छे से समझती हो। दरअसल हम खुद नहीं जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और वैसे भी हम इन सब चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे माता पिता को पसंद नहीं है। हम सिर्फ पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं और अपने माता पिता को गर्वित करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। तान्या उसका गाल सहलाते हुए बोली, माता पिता को खुशी देने के साथ हमें हमारी खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, तुम चिंता मत करो, क्या पता कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हारी खुशी के बारे में खुद ही सोच ले। तान्या की इस बात ने श्वारणी को अंदर तक हिला दिया और वो फिर से राज सर के बारे में सोचने लगी। हे भगवान, आज वो किस तरह एकटक बिना पल के झपकाए देखे जा रहे थे उसे। उनके रेशमी बाल कितने आकर्षक तरीके से उनकी जुनूनी और नशीली निगाहों पर पहरा दे रहे थे। ये सब याद आते ही श्वारणी का रोम रोम खड़ा हो गया और वो जल्दी से अपनी सहेली के साथ वहाँ से चली गई। स्कूल से बाहर निकलते ही उन्हें ऑटो मिल गया और दोनों घर के लिए निकल गईं। रात के 11 बज रहे थे। बेड पर लेटी श्वारणी ने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो उनमें कई भावनाएं उमड़ने लगी थीं। उसने अपने शरीर पर से ब्लैंकेट को हटाया और सामने के बेड पर देखा तो आज उसका भाई रूम में नहीं था। वो आज मम्मी पापा के साथ सो रहा था। ये देखकर श्वारणी के चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपने बालों को खोल दिया तो वो लहराते हुए खुल गए और उस सुंदरी को बेहद सुंदर बनाने लगे। उसने मांग टीका लगाया और गले में एक हार पहना और फिर अपनी माँ का लाल दुपट्टा ओढ़कर आईने में खुद को देखते हुए शर्मा गई। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद की तो उसे राज सर की वो जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहें दिखाई देने लगी, जिनमें आज सिर्फ और सिर्फ श्वारणी बसी हुई थी। क्या श्वारणी खुद को विग्रहराज के करीब जाने से रोक पाएगी, या विग्रहराज श्वारणी के दिल में जगह बना पाएगा? क्या होगा जब श्वारणी की माँ इस पनपते रिश्ते के बीच आएंगी? प्यार के लिए इस बार होने वाली है जिद की सारी हदें पार। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारे जिद्दी बालम सा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम।